विनंती करतो त्यांनी प्राचार्य आणि उपस्थित रसिक श्रोते बंधू भगिनींनो, आजचं 16वं पुष्प स्वर्गीय प्राचार्य SP सोहणी यांच्या स्मृतीची प्राचार्य श्रीकृष्ण परशुराम सोहणी कोकणातील गुरुबाची डॉक्टर करमरकरांकडे 7वी नंतर आले आणि पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्रज्ञ झाले. समाजभिमुख विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक म्हणून त्यांची ख्याती होती. एक व्यासंगी प्राध्यापक व शिक्षण क्षेत्राबरोबर ग्रंथालय चळवळीत ते अग्रेसर होते. महाराष्ट्र ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष व सार्वजनिक वाचनालयाच्या संस्थापकांमध्ये काकांचाही समावेश होता. लोकहितवादी मंडळाचे अनेक वर्ष पदाधिकारी म्हणून हमारे सामने रखे कृषि के बुरे दिन, इसके ऊपर आप अपनी राय यहाँ पे रखेंगे. मैं भी करता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ आपके साथ चर्चा के लिए या यहाँ मेरी उपस्थिति के लिए आह्वान किया और मैं आया. मैं खास करके जब भी किसानों के बारे में कहीं चर्चा होती है और लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं जरूर जाता हूँ. और खास करके इस प्रसिद्ध जगह जिसकी इतिहास इतनी प्राचीन और इतना मतलब गरिमामय है, तो यहाँ तो आने के लिए मैं फिर तुरंत ही तैयार हो गया जैसे ही मुझे कहा. अब सब जानते हैं किसान कितने हैं, इसमें मुझे नहीं मालूम. किसानों में कितने लोगों की रुचि आप में से है ये भी नहीं मालूम. लेकिन फिर भी जो मैं सोच के आया वो तो मैं बोलूंगा. क्योंकि इस देश में अभी भी 60% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और गांव के अगर देखें तो 70-80% लोग इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं. और वैसे तो सारा देश ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर किसान खाद्य ना उपज करे, खाद्य का उत्पादन ना हो देश में पूरी तरह से जैसा आज के दिन में हो रहा है, तो देश फिर से विदेशों के ऊपर गुलाम हो जाएगा. इन द सेंस की विदेशों के ऊपर फिर से निर्भर हो जाएगा जैसे 1966 से पहले होता था. तो उस किसान को, अन्नदाता को याद रखना, सम्मान देना सारे देश का फर्ज बनता है. और वो सारे देश चूंकि अगर उस फर्ज निभाने में गलती करते हैं तो देश फिर से गुलाम होने में आर्थिक रूप से बहुत समय नहीं लगता है या लगेगा. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोग कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा की जो बात होती है तो पूरा नेशनल डिफेंस या राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़ के है. खाद्य ही नहीं रहेगा, सब भूखे मरेंगे, ये रहेंगे तो देश के बारे में कोई नहीं सोच पाएगा. तो पहले तो उन किसानों को, और खास करके जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान और जय जवान का नारा दिया था, इसीलिए कि देश की सुरक्षा में किसानों का और जवानों का दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है. तो इसलिए आप हम एक होके किसानों के हालत पे जो चर्चा कर रहे हैं और आपने जो मौका दिया बेनी जी, इसके लिए मैं आभारी हूं. जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 68 साल में भारत की कृषि व्यवस्था में काफी उन्नति भी हुई, काफी प्रगति हुई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ. 1950-51 में अगर हमारा देखें, खाद्यान्न का उत्पादन सिर्फ 51 मिलियन टन था, 510 लाख टन. आज के दिन में लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था 265 मिलियन टन, 2650 लाख टन. तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
1965-66 तक देश विदेशों के ऊपर अनाज के लिए डिपेंडेंट रहते थे। PL 480 के तहत करीब मुझे याद है 65-66 में ही $472 मिलियन का हम इंपोर्ट करते थे अनाज के रूप में। इतना ह्यूज इंपोर्ट था। और उस टाइम एक ऐसा भी नौबत आया कि जब 65 में बहुत बड़ा ड्रॉट हुआ, दोनों फसल खत्म हो गया, खरीफ कभी रबी कभी, और 1966 में भी क्रॉप फेल हो गया। उस टाइम हमारे सरकार ने अमेरिकन सरकार से कहा हमें गेहूं दे दो, गेहूं की हमें सख्त जरूरत है। इस बार हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है, अकाल पड़ जाएगा और अकाल पड़ गया है। निक्सन सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया कि हिंदुस्तान को हम अनाज आज के दिन में नहीं दे सकते हैं। कुछ डिप्लोमेटिक कारण से, कुछ उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी कि इस तरह से अनाज का दाम मार्केट में और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि इस तरह से इजी टर्म्स में उनको ना दिया जाए। फिर उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस समय हमारे स्वामीनाथन साहब एक फेमस जेनेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, अभी भी है वो जीवित, काफ़ी काम किया इन्होंने। उसके बाद सुब्रमण्यम साहब उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने सोचा कि अब अपने आप ही कुछ यहाँ साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करके, उनको प्रोत्साहित करके, कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। इनिशियली क्या किया कि मेक्सिको से डॉर्फ वैरायटी व्हीट का इंपोर्ट किया, यहाँ के सिचुएशन में उसको अडॉप्ट किया, और उसको जैसे ही अडॉप्ट किया 1-2 साल में ही प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। फिर थोड़े दिन बाद राइस का भी इसी तरह से इंटरनेशनल कुछ वैरायटीज लाके यहाँ के सिचुएशन में अडॉप्ट करके फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया, जिसको हम आज के दिन में हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। 65-66 पीरियड में 3 चीजें सरकार ने की थी। एक तो किया था, जैसे मैंने कहा कि बाहर से कुछ अच्छे वैरायटीज को लाके यहाँ के सिचुएशन में उसको टेस्ट करके फिर अडॉप्ट किया। उससे काफी रेवोल्यूशनरी वे में खाद्यान्न का, खास करके गेहूं का और चावल का उत्पादन बढ़ा। दूसरी बात उन्होंने क्या किया था कि एक यहाँ प्रोडक्शन सिस्टम को और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए क्या किया कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, उस समय एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन कहा जाता था, जिसका मैं 6 साल तक चेयरमैन भी रहा रिसेंटली। वो 65 में ही सेटअप हो गया था। इसी अकाल के सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये भी सोचा कि अगर हमारे किसानों को अच्छा प्राइस देंगे, चीज़ों को दाम देंगे, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और साथ साथ उनको हम टेक्नोलॉजी से, जैसे फर्टिलाइजर, नया वैरायटी जो आया उसको अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहन देना है, तो उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। तीसरा हुआ कि जो एडिशनल या सरप्लस प्रोडक्शन हो, उसके बावजूद भी इस देश में गरीबी पहले भी थी, अभी भी है। आज़ादी के टाइम में तो आपने देखा होगा, उस समय बोलते थे कि 33,330,00,000 लोग ही होते थे पूरा देश में, और आज के दिन में तो उससे ज्यादा गरीबी लोग हैं इस देश में। तो गरीबों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन ये है कि फिर भी ओवरऑल अगर देखें कि देश कम से कम खाद्यान्न के मामले में अब विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं है, देश के अंदर ही प्रोडक्शन होता है हमारा। दूसरी बात एक और उन्होंने समय किया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप किया कि वो किसानों से अच्छे दामों पे, सरकार द्वारा निर्धारित अच्छे दामों पे खरीदेंगे और उसको सस्ते दामों में गरीबों तक पहुंचाएंगे पीडीएस के थ्रू से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू से। तो वो किया, उससे काफी फर्क पड़ा। ये अगर शायद नहीं होता तो आपने देखा होगा आजादी से पहले या सुना होगा, आजादी से पहले बार बार अकाल आता था, फेमिन काइंड ऑफ सिचुएशन आते थे। 1943 में
सिर्फ बंगाल के फेमिन से ही जो आया अकाल, उसी में ही करीब 10 मिलियन लोग कहते बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस रीजन में उस समय खत्म हो गए, खाली इसी भूखमरी में ही। तो उससे पहले भी हुआ, 1776 में हुआ, 1793 में हुआ, फिर ब्रिटिश राज ने अपना कड़ी और मजबूत की। फिर जिस तरह से सिस्टम, जमींदारी सिस्टम चारों तरफ फैल गया, जमींदारी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, फिर किसान कैसे बर्बादी के रास्ते में थे। तो ये सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए आज की दिन देखें तो कृषि की हालत काफी अच्छी है। हम इस हिसाब से कहेंगे कि हमारे यहाँ कृषि का उत्पादन या उत्पादकता जो है अभी भी थोड़ा कम जरूर है और कंट्रीज में। अगर आप कंपेयर करेंगे अर्जेंटीना से, ब्राजील से या इजिप्ट से व्हीट का, या चाइना से राइस वगैरह का, तो हमारा अभी भी प्रोडक्टिविटी कम जरूर है, लेकिन फिर भी हम जिस हालात में थे उससे हम काफी आगे आ गए हैं। और अभी कम से कम हमें किसी के पास, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई हो, उसके पास हमें भीख नहीं मांगना पड़ता या हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि आप हमें अनाज दो। ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, इसको मानना पड़ेगा। अब सवाल आया कि ये तो हुआ, किसानों ने अपनी मेहनत की, किसानों को अपने चाहे इंसेंटिव दिया, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी भी रही, सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की हालत अगर आप देखें तो इसको बुरा हाल हम नहीं कहते, इसको तो हम कहेंगे कि दुर्दशा है। आज के दिन में भारत के मेजॉरिटी किसान दलदल में फंसे हुए, गरीबी के दलदल में, और ऋण जैसे लेके, मनी लेंडर से लेके या साहूकारों से लेके आप उसको वापस नहीं कर पाना और फिर ऋण में फंसे ही रह जाना, उससे निकलना नहीं, इस तरह का हालत में हम पहले कहते थे। हम जब बचपन में पढ़ते थे तो कहते थे कि इंडियन फार्मर्स आर बोर्न इन डेट, लिव इन डेट एंड डाई इन डेट। वो ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मरता है, वो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता। तो आज भी अगर देखें तो ज्यादातर किसानों का हालत वैसे ही है। और सरकारी आंकड़े बताती है कि 2007 का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का कमीशन था अर्जुन सेनगुप्ता के में अधीन में चेयरमैनशिप में, तो उन्होंने बताया था कि देश के 77% किसान गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे है। सरकारी गरीबी रेखा को छोड़ दीजिए, सरकारी गरीबी रेखा तो है कि आपने अगर दिन में 24 रुपया, 27 रुपया, 32 रुपया कमा लिया तो आप गरीब नहीं है। हम ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है जिसका कोई सिर पैर नहीं है इस तरह का आंकड़ों का। लेकिन अगर सही तरीके से उसका आकलन करे तो उन्होंने उस समय कहा था 77% लोग जो हैं किसान गरीब हैं। और आज के दिन में मेरा अपना एस्टिमेट है कि जितने भी सीमांत किसान हैं, खास करके जैसे मार्जिनल फार्मर जिसको कहते हैं, जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम है या 1 to 2 हेक्टेयर वाले में भी मेजोरिटी लोग, 60% लोग उसमें भी होंगे, तो करीब 90% लोग फार्मर्स जो हैं, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स मिला के, वो सारे किसी तरह से जी रहे हैं, उनके पास कोई सेविंग नहीं होता वो। और एक अगर कोई धक्का लग गया, कोई ड्रॉट आ गया या कहीं इस तरह से ज्यादा नुकसान हो गया, और क्या घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी बेटी की शादी करानी होगी, उनको दहेज देना पड़ गया, तो जो भी 1 एकड़ जमीन है वो भी बेचना पड़ता है, उसके बिना उनका वो कुछ नहीं होता। तो ऐसी हालत में किसान अभी भी है। अब क्वेश्चन है कि ऐसी हालत क्यों नहीं। अब सरकारी आंकड़े एक और आपको बताऊं, बहुत रिसेंट 2012-13 का नेशनल सैंपल सर्वे, ये सरकारी आंकड़े हैं, 2012-13 का नेशनल सैंपल सर्वे ने जो रिपोर्ट दिया उसके हिसाब से देश में एक किसान फैमिली जो है उनका मंथली इनकम सिर्फ 3081 रुपया है। सिर्फ 3081 रुपया एक महीने में एक फैमिली का इनकम है। अगर 5 मेंबर्स भी हैं, 6 मेंबर्स हैं, 3000 में आप चला सकते क्या? महाराष्ट्र में 3800 रुपया है खेती से इनकम। तो 3000 और 4000 के रूप में एक मंथली एक फार्मर का अगर इनकम है
तो उसका अगर आप नहीं कहेंगे कि बुरा हाल में है तो क्या कहेंगे। इसी तरह से वही सर्वे भी दिखा रहा है कि 52% एवरेज, कहीं तो 80% भी है, कहीं 90% भी है, एवरेज में 52%, 52% किसान इसी तरह से मनी लेंडर्स के ऋणों से जकड़े हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं उसमें। दूसरी बात ये भी आपने देखा होगा कि पिछले जो सरकारी आंकड़े हैं 1995 से लेके आज तक, अभी पिछला 15 साल का लगा लीजिए, उसमें करीब करीब 3 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। जान जा रही है किसान की, जान को जानबूझ के नहीं देते। जब सारे ऑप्शन सुन के खत्म हो जाते हैं, ह्यूमिलिएशन फील करते हैं, किसी के पास मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं, तब जाके ऐसी सिचुएशंस होता है। तो ये इससे बड़ा बुरा दिन, जिसको हम एक तरफ अन्नदाता कहते हैं, और सचमुच इन्होंने आपको करके दिखाया अपना मेहनत से। कहा 51 मिलियन टन अनाज प्रोडक्शन होता था, आज के दिन में 265 मिलियन टन होता है, करके तो दिखाया। भंडार भरा हुआ एफसीआई का, चाहे आप उसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन अभी भी 50 मिलियन, कभी 60 मिलियन, कभी 70 मिलियन टन ऑन एन एवरेज पिछले कई सालों से सरकारी भंडारों में अनाज पड़ा हुआ है। विदेशों के पास हमें हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन है कि ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्शन बढ़ा, जिन किसानों ने मेहनत करके इस तरह का देश को आत्मनिर्भर बनाया खाद्यान्न के मामलों में, उनकी हालत भी आपने देख लिया, कैसे गरीब हैं, कैसे ऋण से त्रस्त हैं और कैसे आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मेरे ख्याल से 68 साल के आजादी के बाद भी अगर मेजॉरिटी लोगों की, अधिकांश लोगों की हालत ऐसी है, तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई ठीक बात नहीं है। और जिस प्रजातंत्र के लिए हम गर्व महसूस करते हैं, उस गर्व महसूस करने लायक नहीं है। हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए और हमारी प्रजातांत्रिक ढांचा को बदलना चाहिए। वो ऐसी प्रजातांत्रिक ढांचा हो जिसमें मेजॉरिटी लोगों का, खास करके जैसे मैंने कहा गांव के उन गरीब लोगों की आवाज बुलंद हो और वो अपनी अपना राज स्थापित कर सके और वो बता सके कि असली जनतंत्र या प्रजातंत्र यही है जिसमें सब लोग, खास करके गरीब किसान, गरीब मजदूर, सब खुशहाल। अब ये है कि इसको, जैसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बुरे दिन किसानों के हैं, ये बड़ा साफ है। अब क्वेश्चन है कि बुरे दिन हुए क्यों, आए कैसे? इसमें कई बातें हैं, एक एक करके अगर हम उसको एनालाइज करें तो पहले बात तो ये होगा कि हमारे यहां जिस रेट से, जिस रफ्तार से जनसंख्या की वृद्धि हुई है, कि जो हमारी जमीन तो फिक्स्ड है, लिमिटेड जमीन है, मेरे पास बहुत है, और उसी जमीन पे ही जमीन का बंटवारा होते जा रहा है। आज मेरे पास मान लीजिए 5 एकड़ है, कल मेरे 5 बच्चे हैं, सब में बढ़ जाएगा, 1-1 एकड़ हो जाएगा, उसके बाद फिर और इसी तरह से बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ऐसे अगर बढ़ते गए तो किसी के पास आधा एकड़, किसी के पास 0.5 एकड़, इस तरह से अगर जमीन होगा तो उस जमीन से अगर सोचे कितना भी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, मान लीजिए मैं मान लेता हूं सर, जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग आज के दिन में कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास अभी है, जो वैरायटीज उनके पास अभी है, उसी को ही अगर फार्मर्स के फील्ड तक ठीक तरीके से एक्सटेंशन वर्कर्स पहुंचा दें तो 4 से 5 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया डिस्ट्रक्शन। तो
चलिए छोड़िए। तो इस तरह से अगर हो भी सकता है, तो उन्होंने अगर उत्पादन कर भी दिया, मान लीजिए ज्यादा बढ़ा दिया हो, तो उसके बावजूद भी उनको अगर ठीक दाम नहीं मिलेगा चीजों का, उनके फसलों का, तो एक तो उनके पास इंसेंटिव नहीं रहेगा करने का, तो फिर क्यों करेंगे। तो दो बातें हो गई। एक तो ये हो गया कि जमीन का साइज छोटा छोटा होते जा रहा है, 4 गुना भी अगर आप कर देंगे तो उनका इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ कि उनका अपना ही ठीक से फसल हो। ज्यादातर लोगों का तो हालत है गरीबी में। कुछ लोग हाई वैल्यू क्रॉप्स भी करते हैं जो थोड़ा सा बेटर ऑफ हैं, मीडियम फार्मर से खास करके। स्मॉल फार्मर्स भी कुछ करते हैं। हाई वैल्यू का मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में जाते हैं, कॉटन कैश क्रॉप्स करते हैं, इसी तरह से शुगर केन करते हैं। तो इनका हालत थोड़ा सा बेटर जरूर है इन लोगों से, लेकिन उनको भी अगर आप देखें ऑन एवरेज महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी 1 हेक्टेयर जमीन पे आज के दिन में अगर खेती करना हो कॉटन का, तो कम से कम 50 से 60 हजार रुपया लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 50 से 60 हजार। और इसी तरह से गन्ने का तो 1 लाख से ऊपर पड़ता है। कोई किसान इस देश में, खास करके छोटे किसान, ऐसा हालत में नहीं है जिनका इतना सरप्लस हो या अपना इनकम हो जिसमें से 1 लाख रुपया वो अपने खेत में फिर से इन्वेस्ट करे, इनपुट्स पे खर्च करे। तो एक तो है कि उनका इनकम ही नहीं है जिसको खेती को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा इनपुट्स लगाने के लिए, इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, या बाकी और व्यवहार वाला सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जिस तरह के उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उनके लिए उनके पास पैसा है नहीं। एक ये हो गया। दूसरी बात यह है कि पैसा अगर अपना नहीं है, बिजनेस में आपने देखा होगा, अपना पैसा हो या ना हो, बैंक के पास चले जाते हैं, बैंक से कर्ज ले लिया, बिजनेस में लगा दिया, फिर कमाया खूब पैसा और फिर वापस भी कर दिया। कोई वापस नहीं भी किया तो किसी न किसी तरह से पेपर मैनिपुलेशन करके सालों ऐसे चलते भी गया, अनलेस कोई ऐसा बैंकक्रफ्ट हो जाए, या बैंकक्रफ्ट से जैसे किंगफिशर का हुआ, वो पूरा ही डूब गया, सारे बैंक का भी पैसा गया और उनका अपना भी गया, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन ज्यादातर तो बिजनेस में और इंडस्ट्रीज में लोग फिर भी मैनेज कर ही लेते हैं लोन लेके। लेकिन किसान जब लोन लेने जाता है तो उनको लोन भी ढंग से नहीं मिलता। बैंक वाले किसी न किसी तरह से उसको तंग करते हैं, प्रोसीजर इतने डिफिकल्ट है कि वो पूरा कर नहीं पाते, कोई सिक्योरिटी ठीक से दे नहीं पाते, लैंड मॉर्टगेज नहीं कर पाते, लैंड रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं है, कई परेशानियां हैं। तो इस सारे बातों को देखते हुए बैंक वाले उनको इग्नोर कर देते, लोन नहीं देते। दूसरी बात, आपके सिलसिले में और भी मैं एक चीज कहूंगा कि आज के दिन में अगर नाबार्ड का आंकड़े हैं कि पिछले 10 साल में जो छोटे किसान हैं, एक तो किसानों का ही शेयर कम हो गया बैंक क्रेडिट में, और उसका कारण क्या है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो इन्होंने परिभाषा दिया है, बदला है पिछले 10-15 साल में 10-15 साल में परिवर्तन कैसे हुआ कि अगर कोई एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बैंक से लोन लेती है एग्रीकल्चर के नाम से, तो वो भी एग्रीकल्चर क्रेडिट में गिना जाता है। आईटीसी जैसे कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे टोबैको एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ घरकीन्स और क्या क्या सारे एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर के नाम से लोन लेते हैं। और जो इसी तरह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का है कि 18% तक उसके लिए होगा, 18% का 16% मान लीजिए इन सारे बड़े बड़े बिजनेस और एग्रो इंडस्ट्रीज और या बिग मल्टीनेशनल कंपनीज उनके पास चला जाता है। बाकी जो थोड़ा बचता है वो कुछ लोग जो मैनेज कर सकता है उनको मिलता है, बाकी को मिलता ही। जब बैंक की क्रेडिट लोगों को जरूरत के टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो फिर साहूकार और लोकल महाजनों के से पैसा लेते हैं। उनसे पैसा लेते तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते हैं, कहीं 2% कहीं 4% महीने का ही है। बैंक का जैसे नहीं कि 7% और 10% में काम चल जाता है, वहाँ तो 2%
तो 4 से 4% तक महीने का ही होता है। कहीं कहीं तो हमारे अपने, मैं बंगाल से हूँ, बंगाल में कहीं कहीं देखा मैंने 60% तक साल का बढ़ जाता है जो साहूकारों का ब्याज दर। तो ऐसे हालात में एक बार आपने अगर उससे ब्याज ले लिया किसी भी कारण से, कोई उस जिस तरह से आपका इनकम लेवल है, कोई चाह रहा ही नहीं है कि आप उसको वापस कर सके। तो परमानेंटली आपको मरना भी ऋणग्रस्त होकर ही पड़ेगा। ये तो मतलब हाल है। अब तीसरी बात ये है किसानों के लिए कि आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे साल देश में कभी ड्रॉट पड़ता है। ड्रॉट ज्यादातर पड़ता है, ड्रॉट का मतलब सूखा भारी मात्रा में, और कभी कभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे तो आसाम बाढ़ में ही डूब जाता है। तो वो तो घर भी गया, उनका फसल भी गया, वो पता ही नहीं चलता। फिर 2-3 महीने तक तो कैसे वो जीते हैं उसी के ही अब वो एक स्ट्रगल है। असम में मैंने ये भी देखा कि 30 मील तक उनके पास कोई बैंक ब्रांच ही नहीं है वहाँ, और 30 मील दूर भी है तो 3 महीने तक नदी या छोटे छोटे स्मॉल रिवुलेट्स, कैनेल्स और ऐसे भरे रहते 3-3, 4-4 महीना पानी से, कि वो इस पर से उस पर बैंक जाने के लिए कोई सावधानी नहीं है। ऐसी हालत में 60 साल की आजादी के बाद इस देश के किसान जीते हैं। तो अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने कहा कि कभी बारिश ज्यादा हो गई, इस बार जैसे आपने देखा होगा अनटाइमली असामयिक वर्षा से चारों तरफ फसल नष्ट हो गया, और एस्टिमेट है कि इस बार जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो करीब 14 मिलियन, मतलब 140 लाख टन कम होगा। मतलब 265 मिलियन टन होता था, लास्ट ईयर हुआ था, इस बार 251 का एस्टिमेट आया। लेस परसों का जो एस्टिमेट है वो इस तरह से है। अब क्वेश्चन है कि, और वो तो एक मैक्रो पिक्चर है, लेकिन जिस किसान का फसल नष्ट हो गया और उनको कोई इंश्योरेंस है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट का और किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, रिलीफ मेजर नहीं है, तो जिएगा कैसे? इस बार ऐसे ही हालात हुआ। आपने देखा होगा पिछले फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, तीनों महीना कब कहां बारिश हो जाए, कब हेल स्टॉर्म हो जाए, कब आंधी आ जाए, कब साइक्लोन आ जाए, पता ही नहीं चलता। ये क्लाइमेट चेंज के रूप में आ पड़ा है ये। अब ऐसी सिचुएशन में कई महीने से सरकार सोच रही है कि लोगों को कुछ रिलीफ देना चाहिए, अभी वही डिसाइड नहीं कर पाता। मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग इनकी खत्म नहीं होती कि किसको देना है, कितना देना है, कहां देना है। ये तो हमारी सरकार की एफिशिएंसी है, फंक्शनिंग की, गवर्नेंस सिस्टम की है। मैंने कहा था अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ हमारे मित्र हैं लकीली बीजेपी में, इंक्लूडिंग गडकरी साहब हैं, जावड़ेकर साहब, दोनों महाराष्ट्र से ही हैं, कुछ बाहर के भी, और अमित शाह जी गुजरात से हैं, वेंकैया नायडू जी आपके आंध्र प्रदेश से हैं। सारे उस लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ कुछ दिनों में। मैंने कहा था कि इमीडिएटली 2 चीज करिए। इस हालात में किसानों का जो हालात है, रोज आप देख रहे हैं सुसाइड्स वगैरह कर रहे हैं, और एक तरफ तो आपने एक अलग पंगा ले लिया किसानों से लैंड एक्विजिशन के नाम से, उसमें मैं आऊंगा आपके बाद और इससे चारों तरफ एजिटेशन शुरू हो गया। अपोजिशन लोग भी इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। तो ऐसे में 2-3 चीज करिए। एक तो आप ये करिए कि हर एक किसान को 50-50 हजार रुपया बैंक से ब्याज फ्री, इंटरेस्ट नहीं देना हो करके दे दीजिए। इमीडिएटली वो अनाउंस करिए। उससे क्या होगा कि हर एक किसान के पॉकेट में 50,000 से कम जो आया, उससे थोड़ा उसको रिलीफ मिलेगा अपना सिचुएशन को संभालने का। दूसरा, अगला फसल बोने के लिए भी कुछ इनपुट्स उसके पास होगा, नहीं तो जो डूबा सो डूबा, अगला फसल भी वो करने के लायक नहीं रहेगा। दूसरी बात ये थी कि कॉम्पेंसेशन जो है आप इमीडिएटली दे दीजिए, उसको आप सोचिए नहीं। अब तक जो असेसमेंट हो चुका, हमें पता है उस एरिया में, मान लीजिए हमें पता है कि
30 क्विंटल गेहूं का पैदावार होता है और उसमें नुकसान हो गया। 30 क्विंटल गेहूं का कितना पैसा होता है मार्केट प्राइस, पिछले साल के हिसाब से ही लगा लीजिए। उसका 50% अभी इमीडिएटली दे दीजिए, उसके इमीडिएटली एक दिन और देर करिए। बाकी पैसा जो है आप फिर कैलकुलेट करते रहिए कि एक्चुअली कितना नुकसान हुआ और कितना क्या, जो प्रोसेस शुरू अभी से ही शुरू कर देते कितना हुआ नहीं हुआ, उस प्रोसेस में 1 साल लगा देते उसको एस्टिमेट करने में, तब तक तो मर ही जाएगा हमारे भाई किसान भाई। फिर तुम किसको दोगे रिलीफ? तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो प्रोसेस है इंश्योरेंस का, इंडेमनिटी देने का या कॉम्पेंसेशन देने का, इतना लंबा है कि वो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। किसान इसमें काफी उदासीन और निराश होते हैं। तो मैंने कहा था कि इमीडिएटली 50% दे दो, उसके बाद 50% आप बाद में देते रहना, एडजस्ट कर लेना। अगर ज्यादा हो गया तो उसमें से उसी तरह से एडजस्ट कर लेना। दूसरी बात था कि अगर फिर किसी ने कहा हो तो एग्रीकल्चर जो स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है ही नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि हमने तो उनका हिस्सा बढ़ा दिया फाइनेंस कमीशन के में, कि अब उनका जो शेयर बढ़ गया तो अब तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हमें जो उनके फाइनेंशियल कंडीशन देखने जाते हैं तो हर एक स्टेट कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो हमने एक सजेशन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50% इस तरह का कॉम्पेंसेशन को भुगते, 25% स्टेट गवर्नमेंट दे और 25% किसान दें भरे उस इंश्योरेंस का, लेकिन क्रेडिट उनको मिले, बैंक उनको लोन दे, इंटरेस्ट फ्री लोन दे, आप वो प्रीमियम के रूप में काम करें। तो इस तरह से एक इंश्योरेंस का पॉलिसी आगे के लिए आप बनाइए जिसमें, और जो लॉस हो उसको फास्ट ट्रैक में करे, इमीडिएट, जिसमें इतना इंतजार ना करना पड़े कि वो मर ही जाए। तो तब जाके किसानों का जो कॉन्फिडेंस है आप उसको रीगेन कर पाओगे और अगला इलेक्शन में आपको वोट भी मिलेगा। ये अगर आप नहीं करते तो किसानों को आप ये नहीं सोचते कि बस एक बार वोट दे दिया तो परमानेंटली अपने हाथ कंधे में ले लिया। वो आज आपको वोट दिया तो कल आपको हटा भी सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली आपने उनको खरीद लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को मेरे ख्याल से थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है और किसानों के लिए सहानुभूति पूर्वक कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाना चाहिए जिससे उनको थोड़ा राहत मिले। ये तो हो गया आज के दिन में इमीडिएटली राहत की बात। तीसरी बात यह है कि इन जनरल देखा गया, जैसे पहले मैंने कहा कि उनको एक तो खर्चा इतना बढ़ गया है खेतीबाड़ी में और इतना रिस्क बढ़ गया है, साथ साथ जो भी थोड़ा बहुत फसल उपज होता है, उनका उत्पादन होता है, उसका उसको सही दाम नहीं मिलता। और कई राज्यों में तो ये तो मैं इसलिए बोल सकता इस बात को कि मैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का चेयरमैन था, अध्यक्ष था। मैंने आंकड़ों को नजदीक से देखा है कि कैसे गड़बड़ होता है। ज्यादातर स्टेट में किसानों को जो प्राइस हम फिक्स करते हैं उससे उनको कुछ भी नहीं बचता, उनका कोई प्रॉफिट होता ही नहीं। भाई ऐसा काम कौन करेगा जिसमें इतना बड़ा रिस्क हो, इतनी परेशानियां हो और कहते तुम्हें प्रॉफिट की क्या जरूरत है? तो बिना नाफा का, बिना फायदे का क्यों कोई काम करेगा? उनके पास क्या इंसेंटिव है? अभी अगर किसान हमारा कह दे एक साल हम अनाज सिर्फ अपने लिए करेंगे, मार्केट के लिए नहीं करेंगे, नेता भी भूखे मरे, शहर के लोग भी भूखे मरे, फिर क्या करोगे? फिर कहां चलाओगे? इंपोर्ट करोगे बाहर से, इंपोर्ट करके भी नहीं मिलेगा, हाहाकार मच जाएगा। इतना अकाल लोगों में होना चाहिए कि किसानों को डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। ये नहीं सोचो कि बस उनके वो मजबूर हैं, वो कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जब जरूरत होगा तो वो ले भी सकते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा संभाल के सहानुभूतिपूर्वक पूरा उनको एक ऐसा रास्ता दिखाएं जिसमें वो अपने पैर पर खड़ा हो और आगे अपना काम ढंग से करे। उसमें देश को भी फायदा, अर्बन एरियाज को भी फायदा, शहर के लोगों को भी फायदा, गांव के लोगों को भी फायदा। ये अगर हम इस तरह से कोई प्लानिंग या पॉलिसीज नहीं अपनाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि
जिस अच्छे दिन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं वो अच्छे दिन आएंगे। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर स्वामीनाथन बहुत बड़ा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का चेयरमैन भी थे। उन्होंने कहा था कि जो भी किसानों के हालात को देखते हुए कि कुछ दिन तक, खास करके जब तक वो अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए, जब तक उनके बच्चे बच्चियां पढ़ लिख के कहीं अच्छी और ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी के लायक ना हो जाए या कोई व्यवसाय के लायक ना हो जाए, तब तक उनको एक सपोर्ट देने की जरूरत है। वो सपोर्ट एक तो होगा इस तरह से, जैसे मैंने कहा, क्रेडिट इंश्योरेंस के रूप में। एक होगा कि उनका जो लागत होता है किसी भी फसल उपजाने के लिए, उसके ऊपर 50% एडिशनल मार्जिन दिया जाए, प्रॉफिट दिया जाए, प्रॉफिट मार्जिन जिसको कहते हैं। तो 50% अगर प्रॉफिट मार्जिन आप देते हैं तो उनका थोड़ा इनकम एक स्टेबल होगा और वो थोड़ा आगे खड़े होकर चलने की स्थिति में होंगे। अब स्वामीनाथन ने तो कहा था, बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में है ये कि हम किसानों को हर कृषि पदार्थों के लिए 50% प्रॉफिट मार्जिन देंगे। अभी तक इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि शायद नहीं देंगे। मेरे से मैं जो अभी आज के दिन में इस सरकार को जिस नजर से देखता हूं, मैं इनके मित्र भी हूं, इनके काफी क्लोज सर्कल में भी रहता हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा क्लोज सर्कल में कुछ ऐसे एडवाइजर्स हैं जो इसके उल्टा बोलते हैं। खेती बाड़ी में क्या है, खेती बाड़ी छोड़ के किसान अपना कहीं और कुछ कर ले, मजदूरी कर ले, कुछ और कर ले, ज्यादा कमाएंगे, कुछ भी करेगा। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं कि एमएसपी से क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घटा देना चाहिए, इतना बड़ा सब्सिडी होता है फूड का, उनको तो मार्केट के ऊपर ही छोड़ दो। फिर कहते हैं, मैंने कहा कि अगर एमएसपी नहीं लोगे तो फिर पीडीएस कैसे करोगे? पीडीएस में आपने राइट टू फूड कर दिया। राइट टू फूड में 60 से 70 मिलियन टन आपको अनाज चाहिए, राइस और व्हीट चाहिए, वो कहां से लाओगे? वो कहता वो भी जरूरत नहीं है, कैश ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा कैश ट्रांसफर, हर एक के अकाउंट में पैसा दे दो जो देना है, 10,000 5,000 जो भी देना है। मैं मतलब जैसे एक आदमी का 35 किलो का राशन है, उस 35 किलो का राशन के बदले जितना आपका ये बनता है, दाम होता है, उस पैसे को अब उनके अकाउंट में डाल दो। क्या है, मैंने कहा अगर इन बेवकूफों के बातों पे आओगे तो गरीब तो मरेगा ही मरेगा, सरकार तुम भी मरोगे। मैंने कहा कि आप, एक तो पहली बात है कि अभी भी गांव के 37% लोगों का राशन कार्ड ही नहीं है, अब अकाउंट ही नहीं है। पहली बात, जिस अकाउंट में डालने की बात कर रहे हो, अकाउंट अभी तक जनधन योजना के बावजूद भी अभी तक इसी हालत पे है। दूसरी बात यह है कि राशन दिया जाता है पर मेंबर के हिसाब से। अगर एक फैमिली में 5 मेंबर है, एक फैमिली में 6 मेंबर है, सबको बराबर आप कैश ट्रांसफर तो करोगे नहीं। आपके पास कोई अभी तक गिनती ही नहीं है कि एक अकाउंट होल्डर के पास कितने मेंबर्स हैं और उनको राशन कार्ड दे, उसके पास कोई तालमेल अभी अपने बैठा है ही नहीं। तीसरी बात यह है कि अगर आपने वो करना भी शुरू कर दिया कैश ट्रांसफर, तो वो फिर आप इसका मतलब सपोर्ट प्राइस हटा लोगे। किसानों को जो सपोर्ट देने की बात कर रहे हो, आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे और उसके ऊपर 50% मार्जिन देंगे, तो इसका मतलब आप करोगे नहीं। क्योंकि वो करोगे तो फिर आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा, अगर प्रोक्योर करोगे तो फिर उसी हिसाब से फिर चलेगा। तो कहने का मतलब चारों तरफ एक गलत किस्म के एडवाइजर सरकार को सलाह देते हैं। मैं तो एक दिन मिल के बोल के आ जाता हूं, दूसरे दिन कुछ और इस तरह के लोग घिरे रहते हैं। हर सरकार के कॉरिडोर्स में, हर एक मंत्री के दरबार में इंडस्ट्रीज की लॉबी, बिजनेसमैन की लॉबी और कुछ इस तरह के गलत इकोनॉमिस्ट लोगों की भी लॉबी, जो सिर्फ मार्केट फंडामेंटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, विदेशी कंपनियों के एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, वो घेरे रहते हैं। एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, तीसरी बार सुनोगे, चौथे बार बोलोगे शायद यही ठीक बोल रहा है, ज्यादातर लोग यही ठीक बोल रहे, तो हक तो पागल होगा। कहां से एक आदमी का क्या सुनना है, ये तो पागल आदमी है।
तो इसीलिए मुझे भी बहुत भरोसा नहीं है कि कितना सरकार नीतियों को सही रास्ते में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर नहीं बदलेंगे तो ये बात मैं जरूर कहूंगा, सरकार भी गिरेगी, किसान इनको गिराएंगे। किसान को अपने एक नहीं सोचना है कि किसान परमानेंटली इन्होंने किसान को खरीद लिया है, वो होगा नहीं। किसानों के लिए कुछ करोगे तब किसान आपको वोट देगा, आपके साथ है। अब फिर बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक छोटे किसान इतना किसी भी हालत में नहीं कमा पाएगा खेती बाड़ी से खाली कि जिससे उनका गुजारा हो ढंग से। अगर 50% मार्जिन कर भी देंगे तब भी नहीं हो पाएगा। पहले तो उसको अपने लिए अनाज पैदा करना अपने खाने पीने के लिए, उसके बाद जो बचेगा तभी मार्केट में ले जाएगा जिसमें मार्जिन की बात आएगी, और फिर उसको अगर मार्केट से खरीदना पड़े और ऐसे सिचुएशन हो तो दिक्कतें हैं। अगर खास करके ऐसे सिचुएशन अगर हो जाए जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हट जाए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के नाम से प्राइवेट कंपनी को एक इंश्योरेंस करने के लिए कह दे, करे ना करे। तीसरी बात, बैंक्स को भी कह दे तुम अपना देखो, जहां जोखिम कम है, रिस्क कम है, उनको लोन दो, बाकी को लोन मत दो। बैंक्स वाले तो ऐसे ही कहते हैं खेती बाड़ी में जोखिम बहुत है इसलिए उनको लोन ही मत दो, बाकी बिजनेसमैन को दो और लोगों को दो। तो ऐसे जब एक मार्केट को ऊपर ही खाली छोड़ देंगे और सरकार अपने को हाथ हटा के बैठ जाएंगे, तो ऐसी हालत में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे? मुझे नहीं लगता कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे ऐसी नीतियों के फलस्वरूप। नीति को बदलना पड़ेगा, सरकार को नीयत को भी बदलना पड़ेगा, तब जाके नियत और नीति जब दोनों बदलेंगे तब शायद सरकार किसानों के अच्छे दिन आएंगे। फिर एक और है, जैसे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि जब तक किसानों के बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ढंग से नहीं मिलेगा, वो ठीक से पढ़ के और स्किल एक्वायर करके कहीं उनको और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा, सर्विस सेक्टर में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी चाहिए, सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट चाहिए, वो अगर नहीं मिलेगा तो भी वो इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा निकल नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस घर में, चूंकि खेती उसी फार्मर फैमिली से हूं, अभी भी मेरे भाई को जो खेती बाड़ी में अभी भी लगा हुआ है पैसा भेजना पड़ता है। जब भी कोई वैसा लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो या कोई घर में बीमार हो जाए तो इन्फेरियबली हॉस्पिटल जाना है तो 50,000 1 लाख जब तक दोगे नहीं उसका इलाज होगा नहीं। तो ये किसानों के घर घर की कहानी हो गई। 1-8% जो कोई बहुत कमर्शियल क्रॉप्स में सक्सेसफुल होगा या एग्रो इंडस्ट्रीज में भी उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो अलग बात है। बट ज्यादातर लोगों की बात कह रहा हूं मैं कि हालत करीब करीब ऐसे ही है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि जो किसान के बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए उसको किसी तरह से ट्रेनिंग देके, स्किल देके उसको एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट दें, और वो होगा उनका एक लाइवलीहुड का सोर्स परमानेंटली और इम्प्रूव्ड वे में। दूसरी बात है कि जहां एजुकेशन नहीं है, और खास करके एक बात और मैं कहूं, ज्यादातर किसान के जो बच्चे खास करके यूथ है वो तो खेती बाड़ी में इंटरेस्ट ही छोड़ दिया, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, इतने झंझट है, इतना रिस्क है, एकाएक कीड़े मकोड़े लग गए, सारे के सारे फसल सब्जियां दुख खत्म हो गए। तो क्या करेगा? सब संभालेगा या अपना कुछ और सोचेगा? उससे अच्छा तो वो कहेगा कि किसी ऑफिस में चपरासी का काम कर ले, कम से कम 10,000 भी मिलेगा तो बहुत खुशी खुशी जिएगा वो। यहाँ तो पूरा साल दिमाग खराब करके और इतना मेहनत करके भी कुछ नहीं है। तो उनके लिए एक दूसरा सोच ये होगा कि एक एग्रो प्रोसेसिंग में लोकल लेवल पे कैसे एग्रो प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके में उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्रेडिट सपोर्ट देके, मार्केटिंग सपोर्ट देके,
उस एजुकेटेड यूथ एंड सेमी एजुकेटेड यूथ जो है गांव में किसान के बच्चों को, वो वहाँ ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उस पर इंटरेस्टेड होगा वो अपने किसी कहीं चपरासी का काम करने से बेटर समझेगा उसको अगर हाईटेक एग्रीकल्चर में या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में या सर्विसेज एग्रो सर्विसेज यूनिट्स खोल के उनको अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट देंगे या इस तरह का सपोर्ट देंगे तो वो करेंगे। तो सोच आपका बदलना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं और वो किसके लायक हैं और उसी हिसाब से उनको ट्रेन करके आपको करना पड़ेगा। कई कंट्रीज में होता है, मैं तो जॉर्डन में देखा, जॉर्डन में इनवेरिएबली इस तरह से यंग लड़के लड़कियों को थोड़ा ट्रेनिंग देके किसी भी यूनिट्स में एग्रो सर्विस या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट वो कंपनी नहीं देती, इनिशियली सरकार कहती है तुमको 1 साल 2 साल उसके अप्रेंटिसशिप में रखो, सारा तनख्वाह सरकार देगी 2 साल तक और तब वो उसके लायक अपने आप बन जाता है। उसमें से 99% तो लोग इतने कैपेबल एनर्जेटिक इंटरेस्ट होकर दिखाते हैं कि फिर कंपनी कहती भाई तुम अब कहाँ जाओगे, तुम हमारे साथ ही रहो और फिर आगे और भी फिर अपवर्ड मोबिलिटी का उनको मौका मिलता है। तो इस तरह से जब तक सोच नहीं करके एक स्ट्रेटेजी लेके उन बच्चों का भविष्य का एक दिशा नहीं दिखाएंगे तब तक किसानों का हालत में सुधार नहीं होगा। तीसरी बात अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और है कि जब इस तरह की एग्रो इंडस्ट्रीज की या एग्रो सर्विसेज की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि वो सारे इंडस्ट्रीज क्या कहते मुंबई कलकत्ता और चेन्नई और इन जगहों पे चंडीगढ़ में ही हो। ये हर क्लस्टर ऑफ विलेजेस में होना चाहिए। हर क्लस्टर ऑफ विलेजेस का मतलब ये है कि 5-7 गांव में या एक ब्लॉक में या एक ब्लॉक में कई इस तरह का ग्रोथ सेंटर्स हो जहां अच्छे क्वालिटी का स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, जहां से पढ़ के उनको आगे कहीं भी नौकरी मिल सके या कहीं भी आगे और अध्ययन कर सके। इसी तरह से गांव में ही हॉस्पिटल्स हो जहां से कोई अगर गांव के बच्चे भी या बाहर के लोग भी आगे वहां उनको नौकरी मिल सके। इसी तरह से एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लोकल लेवल पे अगर करना चाहते हैं, लोकल यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो वहीं पे आप पावर को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, एनर्जी को जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक वो भी नहीं हो पाएगा। अभी तो हालात एनर्जी का इतना डेफिसिट है सब जगह कि आप अंदाजा नहीं कर सकते और आगे के दिनों में तो और भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में ग्रोथ सेंटर का अप्रोच एक जमाने में हम लोग सोचते थे 50s एंड 60s में, तो आज के दिन में फिर से आपको सोचना पड़ेगा। हमें स्मार्ट सिटीज नहीं चाहिए मेरे दोस्त, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। देहातों को ऐसा स्मार्ट और ऐसा फैसिलिटीज क्रिएट करके बनाओ कि हर गांव में जल जलाता हुआ चेहरा दिखे और किसान माने आगे की ओर बढ़े, झंडा लेके और देश की सुरक्षा में योगदान करे। किसान के बच्चे देश को भी की सुरक्षा में भी योगदान देंगे, किसान खाद्य सुरक्षा भी आपका करेंगे और अपने आप भी आगे बढ़ते चलेंगे। एक ऐसा प्लान करो तभी जाके होगा। हर क्लस्टर ऑफ विलेजेस में ग्रोथ सेंटर्स क्रिएट करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाओ, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलो, मार्केट सेंटर्स खोलो। नेशनल मार्केट की बात करते हो, जब गांव में मार्केट ही नहीं होगा तो कौन सा नेशनल मार्केट? आप सिर्फ बॉम्बे मार्केट को कलकत्ता से जोड़ोगे, कलकत्ता को नासिक क्या कहते हैं दिल्ली से जोड़ोगे। हर एक गांव को जोड़ो मार्केट से, तब जाके किसानों को चीजों का अच्छा दाम मिलेगा, एक्टिविटीज डेवलप होगा। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, हाईवे भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए और वो स्मार्ट विलेज कहो या उसको न्यू टाउनशिप विलेज कहो या जो भी उसका आप डेफिनेशन दो, लेकिन स्मार्ट विलेजेस की जरूरत है। क्लस्टर ऑफ विलेजेस को डेवलप करके एक ग्रामीण एरिया को एक नई दिशा दिखाने की जरूरत है, तब जाके असली रूप में किसानों के हालात अच्छे होंगे या किसानों के अच्छे दिन आएंगे। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में हम सबों को, सरकार को, किसानों को, सबको मिलके एक ऐसी दिशा में ही
सोचने की जरूरत है, इसी दिशा में नीति निर्धारण की जरूरत है, इसी तरह से प्लान करने की भी जरूरत है। एक अनफॉर्चुनेटली एक बात और भी हुआ यहाँ इस देश में कि शुरू से हम प्लानिंग की तो बात करते हैं, लेकिन गांव में कहीं भी चले जाइए प्लानिंग का नाम ही नहीं, लैंड यूज प्लानिंग बोल के कोई चीज ही नहीं है। तो कितने एरिया में आप खाद्यान्न उत्पादन करोगे, कितने में आप हॉर्टिकल्चर करोगे, कितने में एग्रो फॉरेस्ट्री करोगे, कितने में आप एग्रो इंडस्ट्रीज करोगे, कितने में आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कितनी आपकी जरूरत है स्कूल की, कितने कॉलेजेस की, कितने आपको इसी तरह से एरिया मार्केट के लिए चाहिए। तो सारे चीज को जब तक प्लान नहीं करके आप कुछ करने जाओगे तो कुछ काम बनेगा ही नहीं। मुझे याद है, मैं तो मेरे स्टूडेंट था, माओ सेतुंग चाइना का चेयरमैन था, उन्होंने पीपल्स डेली में एक चीज लिखा कि खाली कोई चीज सोचने से नहीं होता, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि कोई चीज अचीव करने के लिए हम कैसे करें। मान लीजिए एक नदी पार होना है आपको, नदी पार होने के लिए या तो कोई ब्रिज हो या नाव हो, या फिर आपको अगर नदी में कोई ऐसा करंट नहीं, आप तैर के भी जान सकते हो, तो आपको तैरने के भी आना चाहिए, स्विमिंग भी आना चाहिए। आपको अगर स्विमिंग भी नहीं आता, नाव भी नहीं है और ब्रिज भी नहीं है, आप फिर भी सोचते हो कि हम ऐसे ड्रीम करके कूद गए और कोई क्या कहते हैं मोजेस के जैसे छड़ी आया और नाइल रिवर क्या कहते हैं सूख गया और क्रॉस कर गए, ऐसे हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। आपको प्लान करना पड़ेगा। आप जब तक प्लान नहीं करोगे, स्ट्रेटेजी नहीं अपनाओगे,